गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 एसएसटी में हिस्ट्री की बुक का हमारा सेकंड चैप्टर हमने कल कंप्लीट किया था, व्यापार से साम्राज्य तक। उस पार्ट के आज हम प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं बच्चों। मैंने आपको पूरे स्क्रीन पर कंप्लीट प्रश्न के उत्तर लिखकर यहाँ पर मैंने शो किए हैं। आप उसको केयरफुली देखें और अपनी कॉपी में, नोटबुक में उनके आंसर्स को लिखें और फिर याद करें। चलिए शुरू करते हैं हम। पेज नंबर 24 पर हमारा है। सबसे पहले प्रश्न है, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। ठीक है, मैंने यहाँ पर नंबर 1 2 3 4 5 6 साइड में लिखा है और उनके आंसर्स को जो उसको मेल करना है, जोड़े बनाना है। जैसे कि दीवानी है वो है भू राजस्व वसूलने का अधिकार। ठीक है। दूसरा है शेर मैसूर किसको कहा जाता था? टीपू सुल्तान को कहा जाता था। फिर है फौजदारी अदालत, जिसका आंसर है फौजदारी अदालत। ठीक है। चौथा रानी चिन्नम्मा, जो कि आपको पता है कैथूर में जो हमारे दक्षिण भारत का राज्य था, उसमें अंग्रेजी विरोधी आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। सिपाही शब्द है, इसको अंग्रेज़ों ने सिपाही शब्द का यूज़ किया था। और वारेन हेस्टिंग जो थे, ये पहले भारत के गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए थे बनकर। ठीक है। तो ये जोड़ों से संबंधित प्रश्न था। मैं इसका भी आपको एक फ़ोटो भी भेज देती हूँ। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है रिक्त स्थानों का, फिल इन द ब्लैंक्स जो है खाली जगह पे आपको भरना है। जैसा कि पहला है, बंगाल पर अंग्रेज़ों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हुई थी। प्लासी का युद्ध हमारे लिए इसीलिए महत्वपूर्ण माना गया है। आप सभी को बता दूं, ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि प्लासी का पहला युद्ध कब हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, प्लासी का जो युद्ध है, उस प्लासी के युद्ध की अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी विजय थी। ठीक है। उसके बाद में हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के संस्थापक थे? मैसूर राज्य के थे, ये आपको मैं बता देती हूँ। तीसरा प्रश्न था, विलय नीति का सिद्धांत किसने लागू किया? तो लॉर्ड डलहौजी थे। उन्होंने क्या किया था? विलय नीति का सिद्धांत लागू किया था। और मराठा रियासत मुख्य रूप से भारत के विंध्य दक्षिण भाग में क्या है? स्थित है। ठीक है, विंध्य दक्षिण भाग में स्थित है। अब आ जाते हैं सही और गलत के प्रश्न पर। सही और गलत में सबसे पहला प्रश्न है, आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है सही है या गलत। ठीक है। मुग़ल साम्राज्य 18वीं शताब्दी से ही मजबूत हो गया था। बिल्कुल नहीं, गलत। मुग़ल साम्राज्य 18वीं शताब्दी में मजबूत होता गया, बिल्कुल गलत है। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, हमारा राज्य क्या होता था? सबसे बड़ा मुग़ल शासक था शक्तिशाली औरंगजेब, उसके बाद में इसका पतन होना शुरू हो गया था। दूसरा है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। ये भी गलत है, क्योंकि जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ व्यापार करने आए, उससे पहले पुर्तगाली, जैसे वास्को डी गामा जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, फ्रांसीसी, डच जो थे, ये भी हमारे यहाँ कंपनियाँ थी जो व्यापार करने आ चुकी थी। तो इस हिसाब से ये भी गलत है। महाराणा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, ये बिल्कुल सही है, ये हमारे पंजाब के राजा थे। अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए, ये भी गलत है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा शासकीय बदलाव किए, सुधार किए थे। ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्नों के उत्तर देते हम। प्रश्नों के उत्तर में आपका सबसे पहला प्रश्न आता है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी है, यह भी व्यापार करने के उद्देश्य से। तो फ्रांसीसी, डच जो थे, पुर्तगाली थे, सबको भारत में कुछ विशेषताएं नज़र आती थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से आकर्षित हो रहे थे। तो सबसे पहले आकर्षित होने के कारण में आपको मैं प्रश्न का उत्तर बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने उत्तर लिखा है, उत्तर नंबर 4 में, कि सबसे पहला है कि यूरोप के बाज़ार में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, जिसको हम मलमल कहते हैं, और रेशम के कपड़े थी, उनकी बहुत ज़्यादा मांग थी। ठीक है। दूसरा कारण था भारत के मसाले, जैसे काली मिर्ची, लौंग, इलायची, दालचीनी, इनकी बहुत ज़बरदस्त मांग थी, विदेशों में ये बहुत ज़्यादा इसकी खपत थी। और तीसरे, यहाँ पर सस्ती कीमतों पर वस्तुएं खरीदना चाहते थे ये लोग, और अपने देश में ले जाकर महंगे दामों पर बेचते थे, जिससे उनको क्या हो रहा था? आर्थिक मुनाफा हो रहा था। तो ये 3 कारण थे जिसके कारण यूरोपीय व्यापारिक कंपनियाँ भारत की ओर व्यापार करने के लिए आकर्षित हो रही थी। अगला प्रश्न है 5वां, वो है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी में किन बातों को लेकर विवाद थे? तो मैं बताती हूँ कि उनमें विवाद का सबसे पहला कारण था कि नवाबों ने कंपनी को किसी भी प्रकार की छूट देने से, रियायत देने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। दूसरा था कि व्यापार का अधिकार देने के बदले ये कंपनियों से क्या मांगते थे? नजराने, गिफ्ट मांगा करते थे।
तीसरा कारण था उनको सिक्के डालने के अधिकार को भी इन लोगों ने उनसे छीन लिया था, जिसकी वजह से इनमें विवाद होने लगा और उनकी किलेबंदी को बढ़ने से भी नवाबों ने रोक दिया था। इस वजह से क्या हुआ, अपमानजनक पत्र भी लिखे गए थे। मैं आपको बताती हूँ, ये कारण ये भी था। तो मैंने यहाँ पे 4 कारण आपको बताए हैं, आप अपनी कॉपी में चारों कारणों को लिखेंगे। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रकार से फ़ायदे पहुँचे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको इस प्रकार से फ़ायदा पहुँचा बेटा कि कंपनी क्या हो गई, अब ज़्यादा रियासतें हासिल करने लगी। ठीक है। दूसरा, पहले से जो मौजूद अधिकार थे उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लग गई। दीवानी मिल गई तो कंपनी को बंगाल के जो विशाल राजस्व यानी जो सरकारी इनकम थी उन संसाधनों पर क्या मिल गया, पूरा कंट्रोल उनके हाथ में आ गया। मुग़ल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल का क्या कर दिया मुग़ल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। अब दीवान नियुक्त कर दिया तो सारा पैसा उनके पास आ रहा है, तब उनको अपने देश से सोना लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कमाई से ही कंपनी सूती वस्त्र रेशमी कपड़ा भी खरीद रही है, साथ साथ में अपनी फ़ौजों को, अपनी सेना को जो संभालने के लिए खर्चा करना है वो भी बहुत आसानी से कर रही है। तो ये सारा फ़ायदा हुआ किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 के उत्तर पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। देखो, टीपू सुल्तान मैसूर का राजा था, आपको मैं बता दूं, दक्षिण में है हमारे, बहुत शक्तिशाली राजा था। खतरा क्यों मान रही थी, क्योंकि टीपू सुल्तान ने क्या किया था, अपनी रियासत में पड़ने वाले जितने भी बंदरगाह थे उससे चंदन की लकड़ी है, काली मिर्ची है, इलायची है, ये जो निर्यात हो रहा था उस निर्यात पे उन्होंने रोक लगा दी थी, कोई भी निर्यात नहीं कर सकता है। दूसरा काम उन्होंने क्या किया था कि भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारी थे ना, उनके साथ उनकी बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी, घनिष्ठ संबंध बना लिए थे। तीसरा क्या था, स्थानीय सौदागरों को कंपनी के साथ कारोबार करने के लिए भी इन्होंने रोक दिया था। और चौथा महत्वपूर्ण कारण था कि बहुत महत्वाकांक्षी थे, घमंडी थे, खतरनाक, मतलब बहुत ताकतवर लगते थे। तो अंग्रेज़ों को ये लगने लग गया था कि इस राजा को नियंत्रण में करना होगा, कुचलना होगा, वरना ये हमारा को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार से ये 4 कारण जो मैंने आपको बताए हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 8 जो कि है सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि क्या होती है, उसकी व्याख्या आपको यहाँ पे बतानी है। मैं बता दूँ कि जो रियासत पर ये सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि थोपी जाती थी, इस बंदोबस्त को मान लेती थी कि उसकी अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार उसको अब नहीं था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, वही उसकी सेना का क्या करती थी, रख रखाव करती थी और उसके लिए कंपनी को पैसा भी देती थी। अगर कोई भी शासक पैसे देने के मामले में, रकम देने के मामले में जरा सी भी देर कर देता था तो जुर्माने के तौर पर क्या कर लेती थी कंपनी, उसके कब्जे, उसका जो इलाका होता था, उसका जो क्षेत्र होता था, उस पर अपना कब्जा जमा भी लेती थी। ठीक है, ये था सहायक संधि का व्याख्या। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस प्रकार अलग था। कैसे अलग था, देखिए सबसे पहला पॉइंट है इसमें, भारतीय राजाओं ने अपने राज्य का प्रशासनिक एवं राजस्व विभाजन विभिन्न इकाइयों में कर रखा था, लेकिन इन इकाइयाँ ब्रिटिश प्रशासनिक एवं राजस्व इकाइयों की तरह प्रभावी नहीं होती थी। यानी बांट तो रखा था, लेकिन जितना हमारा ब्रिटिश का प्रशासन और राजस्व इकाइयाँ प्रभावी थी, हमारी नहीं थी। अंग्रेज़ों ने प्रेसिडेंसी के रूप में नई प्रशासनिक इकाइयाँ बनाई और उसका मुखिया बनाया किसको, गवर्नर, यानी गवर्नर जनरल होता था, वो इन प्रेसिडेंसीज का क्या होता था, मुखिया बन जाता था। 1772 में जिले में दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की गई थी। 1773 में रेगुलेटरी एक्ट था, उसके तहत कलकत्ता के अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी प्रशासन के लिए। अंग्रेज़ों द्वारा पुलिस और राजस्व व्यवस्था में काफ़ी सुधार किए गए थे। तो इस प्रकार से ये 90 प्रश्न का उत्तर आपको कंप्लीट किया है। अब आ जाते हैं लास्ट प्रश्न जो हमारा है, कंपनी की सेना की संरचना में क्या क्या बदलाव आए उसको आपको बताना है। तो मैं बता दूं, देखिए कि कंपनी ने क्या किया, जो पैदल चलने वाले सवार सिपाही जो थे उनके स्थान पर उन्होंने क्या किया, पेशेवर सैनिक थे ना जो प्रशिक्षित थे, उनकी भर्ती करना प्रारंभ किया। ये बदलाव किया पहला। दूसरा है यूरोपीय शैली से नई युद्ध तकनीकों का प्रशिक्षण देना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि अब नए तरीके से युद्ध लड़के ही जीत सकते हैं। कुछ हथियार थे आधुनिक, जैसे मस्केट, मैचलॉक,
इनको देकर अपने सैनिकों को सुसज्जित किया और अपने तोप खाने वगैरह थे, इनके अंदर भी क्या किया, आधुनिकीकरण इन्होंने किया। तो ये तो आपकी पुस्तक के जो 10 प्रश्न दिए गए हैं पीछे पाठ के, उनके सबके उत्तर मैंने आपको यहाँ बताए हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हम और देख लेते हैं, जिससे शॉर्ट क्वेश्चन जैसे आजकल मल्टीपल चॉइस के आते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1600 ईस्वी में लंदन में हुई थी। लंदन कहाँ है? ब्रिटेन में। मैं बता देती हूँ आपको, इंग्लैंड में। हमारा भारत का सबसे शक्तिशाली अंतिम मुगल शासक कौन था? तो उसका नाम था औरंगजेब, है ना। कौन सी पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत आई थी? तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, ठीक है। किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजा? तो आपको नाम याद रखना है, वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल से था और उसने 1498 में भारत के सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक है। एक प्रश्न और आया था, मैंने पहले भी बताया था, फैक्टर्स किसे कहा गया? आपको पता है, अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहली जो फैक्ट्री थी वो हुगली नदी, कोलकाता के पास जो है, वहाँ पर बनाई थी, ठीक है। तो कंपनी के व्यापारी जो हुगली नदी के किनारे अपना काम करते थे, व्यापार चलाते थे, उन्हीं फैक्ट्री के मालिकों को, व्यापारियों को क्या कहा गया? फैक्टर्स कहा गया, ठीक है। पहली अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना 1651 में हुगली नदी के तट पे हुई थी, ठीक है। फरमान का क्या मतलब होता है? फरमान होता है जो राजा महाराजाओं द्वारा आदेश जारी किया जाता है, यानी शाही आदेश को हम फरमान कहते हैं। बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई। बंगाल का पहला नवाब तो था मुर्शिद कुली खान और आखिरी नवाब था सिराजुद्दौला, ठीक है। दोनों नाम याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है आपका। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। भारत में विलय नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का, जो कि हमारे दक्षिण भारत में स्थित है। महाअभियोग क्या होता है? इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे इंग्लैंड के अंदर आपने देखा था कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो था, रॉबर्ट क्लाइव था, उसके ऊपर क्या लगाया गया था बेटा? एक महाअभियोग चलाया गया था, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि कैसे उसके ऊपर रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर महाअभियोग चलाया गया। महाअभियोग होता है मुकदमा चलाना, ठीक है। अब मुकदमा कब चलाया गया इसके ऊपर, उसके बारे में भी आपको मैं बता देती हूँ। जब मुकदमा चलाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर, तो आपको बताऊँ, हाउस ऑफ कॉमन, इंग्लैंड में एक जगह है हाउस ऑफ कॉमन। जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई दुराचार का आरोप लगाया जाता है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर जो संसद का ऊपरी सदन है, वहाँ पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? महाअभियोग कहा जाता है। जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, उन पर ये मुकदमा चलाया गया था, ठीक है बेटा। आपको ध्यान रखना होगा किसके खिलाफ चलाया गया था, कब चलाया गया था, ठीक है, और महाअभियोग किसे कहते हैं। तो इस तरीके से और भी कई प्रश्न जो छोटे छोटे इसमें आते रहे हैं, उनके बारे में आपको मैं समय समय, जैसे प्लासी का युद्ध जो था, तो आपको मैंने बताया था कि प्लासी नाम पलास के पौधे से प्लासी था, उसको उठाकर अंग्रेज़ों ने बिगाड़ कर क्या कर दिया था? प्लासी। पलासी शब्द था जिसको अंग्रेज़ों ने बिगाड़ कर प्लासी बोल दिया गया था। प्लासी जो है पलास के पौधों से कारण प्लासी नाम दिया गया था, क्योंकि लाल रंग के गुलाब फूल हुआ करते थे, फूल होते थे जिनसे गुलाल बनाया जाता था। तो प्लासी का नाम इसलिए प्लासी पड़ा। तो मैंने उस वक्त भी आपको बताया था जब मैंने पढ़ाया था। तो आप सभी चीज़ें ध्यान रखें और प्रश्नों के उत्तर आप देते रहें, ठीक है। आप सभी को याद करने, कॉपी में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। आपको एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी, जिसके अंदर चार्टर शब्द का प्रयोग मैंने किया था। चार्टर क्या होता था? इजाज़तनामे को चार्टर कहा गया है बेटा, जो कि इंग्लैंड में जब भी कोई कंपनी कहीं व्यापार करना चाहती है तो उसके लिए उसे इजाज़त लेनी होती थी, और उस इजाज़त को ही चार्टर के रूप में एलिजाबेथ प्रथम ने भारत के खिलाफ पूर्व में व्यापार करने का एक अधिकार के रूप में दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न हैं जो बीच बीच में आते रहे, और मैंने समय समय पे आपको बताती रही हूँ, उसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको मैं बता दूँ, प्लासी का युद्ध था जो भारत के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पहली जीत इंग्लैंड वालों की मानी गई थी। उसी के बाद उन्होंने हमारे पर शासन करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। नवाब शब्द के बारे में भी मैंने आपको पहले बताया है। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो आप लोग ध्यान रखते रहें और उसको याद करते जाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।